चलो भाई सुनो। लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने कुछ कंडीशंस स्टडी कर ली थी। कौन कौन सी कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ ली थी? हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए कितनी सिचुएशंस पॉसिबल है, जिसमें से आपके दिमाग में 6 सिचुएशंस सेट होना चाहिए। पाई सिंगल वैकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फ्री रेडिकल, पी पाई पी पाई, पी पाई डी पाई, पाई सिंगल पाई। 5 कंडीशन स्टडी कर ली थी। कंडीशन नंबर 6 इज पाई सिंगल पाई। अगर कहीं पाई सिंगल पाई जैसी स्टेट होगी तब वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, वहां हम लोग कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर सोच सकते हैं। अब ये कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के लिए मैं आप लोगों को अगेन कुछ एग्जांपल दूंगा, फिर हम लोग फाइनल अपने कंक्लूजन पर आएंगे कि पाई सिंगल पाई में सिचुएशन क्या बन रही। देखिए, जैसे कि ये मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए भाई, आप मुझको बताइए क्या इस मॉलिक्यूल में हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है? अरे बोलो भाई, एवरी मेंबर ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और यहां सिचुएशन जो फॉलो हो रही है दैट इज पाई सिंगल पाई, मतलब पहले पाई बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड। इस तरह की सिचुएशन में किस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे? तो ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। रियलिटी में जो हम लोग स्ट्रक्चर यहां बनाते हैं ऑर्बिटल डायग्राम्स के थ्रू, ऐसा कुछ होता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जंप किया होगा, वो तो केवल एक सपोर्टिंग हीरो है कि भाई ये हमें बता रहे हैं कि इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनाना है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जंप किया हो। मैं ये बार बार स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात सेट हो जाए। रेजोनेंस का मतलब जंपिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, या पैरेलल पी ऑर्बिटल्स के अंदर डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह का कोई स्टेटमेंट मैं रेजोनेंस के लिए यूज नहीं कर रहा हूं। हालांकि जब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो हो सकता है कि आप उसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट बोलो कि सर आपने तो इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। जैसे देखो, इस स्ट्रक्चर में अपने पास क्या है बेटा, कार्बन हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, नेक्स्ट कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नेक्स्ट हमारे पास बेटा कार्बन, इधर हाइड्रोजन, यहां पर कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन। आप बताइए इस स्ट्रक्चर में कि कुछ कॉपीज बना लेते हैं, हेल्प करेंगे हमको स्ट्रक्चर बनाने में। देखिए, एक तो ये रहा, दूसरा, हाँ जी क्लास समझिएगा, तो थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं समझने के लिए और स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए आप देखिएगा ध्यान से, यहां पर क्या हो रहा होगा। ये इसका एक और स्ट्रक्चर। आप चलिए बताइए बेटा, क्या हमें यहां पर ये बात दिखाई दे रही है कि इस ऑर्बिटल में और इस ऑर्बिटल में क्या दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बना रहे हैं, पाई बॉन्ड? बात क्लियर है, समझ गए? ये वाला बॉन्ड इन दोनों के बीच में। अच्छा, ये ऊपर भी, और इस तरीके से आप ये पूरे चार्ज डेंसिटी को पूरे ऑर्बिटल में दिखा सकते हो। दूसरा क्या बेटा, और हमारे पास इसमें 2 ऐसे और ऑर्बिटल हैं जिनके बीच में बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बॉन्ड बना रहे हैं, पाई बॉन्ड। ये भी एक पाई बॉन्ड बना हुआ है। अरे बोलो क्लास, दिस इज पाई सिंगल पाई। अब आप एक बात बताओ, क्या यहां सबके सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? अरे बोलो, सारे के सारे एटम्स जो भी हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सवाल ये उठता है कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एटम के पास हाईएस्ट है? बताइए, बोलिए बेटा, इस मॉलिक्यूल में जितने जो 4 एटम आपको नजर आ रहे हैं, इन चारों एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है? किस एटम के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है? बोलो। तो आप बोलोगे सबके सब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस आने वाला? वेरी गुड। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी सेम है तो क्या मैं आपसे यह कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन चाहे मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूं या मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला? एक बच्चा यह सोच सकता था कि इसका एक इलेक्ट्रॉन उठा के इधर फेंक दिया जाए। अरे बोलो, पर जैसे ही इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या आप ये बात कह सकते हो कि यहां से बेटा ये एक स्टेट डेवलप होगी जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। अरे बोलो भाई, एक बात बताओ, क्या यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं? 2। अच्छा, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हुए इस पे एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, कौन सा बेटा? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया है
जहां से गया वो तो खाली हो गया, उस पर कौन सा चार्ज आ गया? अरे समझे? एक और बात बताना, यहां जो आप लोगों को एक इलेक्ट्रॉन ये दिखाई दे रहा है, इसमें से अगर मैं फिर से अगेन ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा के इधर फेंक दूं तो क्या अब इस पे पॉजिटिव, ये न्यूट्रल, और यहीं से ये इलेक्ट्रॉन इस पर फेंक दूं तो क्या अब ये पॉजिटिव ये न्यूट्रल? तो फाइनली जो मुझे एक फोटो दिखाई दे रही है जिसमें इन दो ऑर्बिटल में से यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और यहां पे कितना है? केवल 1। इस पे कितना है हमारे पास? 1, समझ रहे हो? और इस पर कितने? 0। अच्छा, इस पे चार्ज पॉजिटिव होगा और इस पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। और अगर ये दोनों एटम्स के जो ऑर्बिटल्स हैं ये बॉन्ड बना ले तो बताइए बेटा पहले इनिशियली सिचुएशन क्या थी? बोलो, पहले हमें क्या स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था कि इस कार्बन के पास में ये अगले कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड बना रहा है। अरे बोलो, और जो नेक्स्ट कार्बन है बेटा, ये दोनों बेटा हमारे पास क्या कर रहे हैं? ये दोनों भी आपस में एक डबल बॉन्ड बना रहे हैं। आपने क्या किया बताइए बेटा, इसमें क्या हुआ? यहां से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई किस एटम पर? इस कार्बन एटम पर। क्या बेटा इस कार्बन एटम ने भी इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड किया? क्या इस कार्बन एटम ने इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया? अरे बोलो, और इसके बेसिस पर आपने इसका एक फाइनल रिजल्ट देखा कि हुआ क्या कि इस कार्बन के पास जो बेटा अब हमारे पास चार्ज आया वो कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है बेटा? डबल बॉन्ड। और बेटा यहां पर अपने पास अब कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिंगल बॉन्ड। इस पे कौन सा चार्ज है? इस वाले पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव। ये इसका फोटो बन गया। अब समझो, क्या इसमें जस्ट उल्टा भी पॉसिबल था? अरे बोलो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं तो इस तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन एनी एटम। अरे समझ रहे हैं? यहां पर सभी एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रॉन किसी भी साइड शिफ्ट हो सकते थे, चाहे इस ऑर्बिटल से यहां शिफ्ट कर सकते थे, और बेटा आप चाहो तो यहां से इधर शिफ्ट करते, यहां शिफ्ट करते, इस पे पॉजिटिव आता है, इस पे नेगेटिव आता है, इन दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड बन जाता। मैं आपको एक जनरल बात बताऊं, हुआ क्या? देखो, अपने पास एक मॉलिक्यूल था A डबल बॉन्ड B, और सिंगल बॉन्ड के साथ कौन सा था बेटा? C डबल बॉन्ड D। ऐसी कोई मॉलिक्यूल था। दिस इज द सिचुएशन ऑफ पाई सिंगल पाई। मतलब अगर मुझे इस तरह की कोई स्टेटमेंट दिखेगा जहां पर क्या दिखाई दे रहा होगा? पाई सिंगल पाई, तो बेटा हम क्या करेंगे? उस स्टेट में हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बन सकता है कि भाई एक साइड पर यहां पर क्या चार्ज डेवलप हो गया बेटा? नेगेटिव। और बेटा यहां पर हमारे पास कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अच्छा, इसकी एक और पॉसिबिलिटी हो सकती थी, क्या इसमें यहां पॉजिटिव आ सकता था और बेटा इस तरफ क्या आ सकता था? नेगेटिव। डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन आपने किस तरफ शो किया। समझे? अगर एटम सेम है तो कहीं पर भी दिखा दो, बट अगर एटम्स डिफरेंट है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उसी तरफ जाएंगे। जैसे इस एग्जांपल में आपको बताना है इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाएंगे या राइट टू लेफ्ट। देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। ठीक है भाई, ये मॉलिक्यूल में आप बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन्स को किस तरफ शिफ्ट करना चाहिए? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? मुझको बताओ बेटा, क्या यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा है। किससे बेटा? तो इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होंगे बेटा वो किस तरफ शिफ्ट होंगे? और अगर ऑक्सीजन के साइड शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और फाइनली इसका एक स्ट्रक्चर बन के आएगा। बताइए क्या? ये हमारे पास बन के आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O। इस पे कौन सा चार्ज? इस पे कौन सा चार्ज? अच्छा, एक बात बताऊं, जिन लोगों के मन में ये बात आ रही है सर ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो देखो क्यों नहीं कर पाएंगे, रीजन समझ लो बेटा। देखो, क्या इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, कार्बन हाइड्रोजन बेटा ये सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, और इसके साथ अगला कार्बन बेटा इस तरह से बॉन्ड बना रहा होगा, और इस कार्बन के पास एक और कार्बन है जिससे हाइड्रोजन कनेक्टेड है, और ये बेटा ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। अब आप ये बात सोचो कि यहां पर ये दोनों एटम्स कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं इनिशियली? बताइए, ये कौन सा बॉन्ड बना रहा? पाई बॉन्ड। अरे बोलो बेटा। और क्या ये दोनों एटम्स भी कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं बेटा? अरे बोलो भाई, ये भी कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? तो अब इसके पास जो लोन पेयर बचे हुए हैं, क्या वो लोन पेयर अलग डायरेक्शन में होंगे? अरे बोलो, क्या इस ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होंगे क्या बेटा वो इस प्लेन में ना होके वो किसी और प्लेन में होंगे?
क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन था बेटा वो तो बॉन्ड बना चुका है ना, अरे समझे, इसलिए इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट उसको पैरेलली अवेलेबल होना चाहिए था। समझ में आई बात? अरे बोलो, इसलिए यहां पर केवल कौन सा कॉन्सेप्ट लग पाया, पाई सिंगल पाई वाला। क्लियर है? यहां पर पाई सिंगल लोन पेयर तो था ही नहीं ना, अगर यहां पाई होता, यहां पर सिंगल होता और इसके पास लोन पेयर होता तब पॉसिबिलिटी हो सकती थी। आप सोचो, ये लोन पेयर तो दिखाई दे रहा है, पर लोन पेयर से पहले हमें क्या सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? नहीं। अरे समझ पा रहे हो? मतलब ये लोन पेयर जो है, अगर ये हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ है तो इसके लोन पेयर तो अलग प्लेन में जा चुके होंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं, ये अगर इसका लोन पेयर की बात करें, ये लोन पेयर जब तक बेटा ये सिंगल बॉन्ड के साथ है, जब तक अपने पास इस स्टेट में सिंगल बॉन्ड के साथ, तब तक तो ये ऐसा जा सकता है, या ये ऐसा बन सकता है, ध्यान से समझना, या ये ऐसा बन सकता है। बट अगर ये डबल बॉन्ड बना दे किसी एटम के साथ, तब क्या होगा? तब बेटा जो लोन पेयर होगा वो लोन पेयर बेटा कहां चला जाएगा? अलग डायरेक्शन में। समझ में आ रही बात? कुछ ऐसा, मतलब अगर बेटा हमारे पास सारे सिंगल बॉन्ड्स अवेलेबल होंगे तब तो ये इसका जो लोन पेयर होगा वो कॉन्जुगेशन में आगे फर्दर पार्टिसिपेट करेगा। बट अगर ये डबल बॉन्ड के स्टेट में या ट्रिपल बॉन्ड के स्टेट में है तब इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट करने वाला। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आप कई जगह ये मिस्टेक करोगे कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला एटम मिलेगा तो उसका लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर का प्लेन ही बदल जाएगा। लोन पेयर किस डायरेक्शन में चला गया, ऐसा। अरे समझे, लोन पेयर उसके प्लेन में अगर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर वो कॉन्जुगेशन में जाने वाला नहीं है। बात क्लियर? तो यहां इसके लोन पेयर बेटा हमारे पास ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इन लोन पेयर जो बेटा हमारे पास जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, इनका एक नाम दिया गया है कि ये फिक्स्ड है, लोकलाइज्ड है। ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये अपनी लोकेशन को फिक्स किए बैठे हैं। समझ गए? और अगर ये कॉन्जुगेशन में इनमें से कोई लोन पेयर चला जाता, पार्टिसिपेट कर लेता, तो उसको बोलते हैं लोकेशन को डिलीट कर रहा है, इसलिए डीलोकलाइज्ड हो जाता। समझे? दो टर्मिनोलॉजी आई है। ऐसा लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर ले, उस लोन पेयर को बोलते हैं डीलोकलाइज्ड। क्या बोलते हैं? और जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए वो लोकलाइज्ड। ऐसा लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है वो कभी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट में नहीं जा पाता। मतलब हमें लगता है कि आंसर sp3 होगा, बट वो sp2 हो सकता है, या sp2 लग रहा है तो sp हो सकता है। डिपेंड्स कि वो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है या नहीं। तो अभी तक की पूरी कहानी में आपने क्या सीखा कि जब भी मुझसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, देखिए तो कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए पूरी फाइनल कहानी क्या निकल के आई है बेटा? कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए पहली कंडीशन क्या होती है? पाई सिंगल। ये बात दिमाग में सेट कर लो, पाई सिंगल और पाई सिंगल वैकेंट के आप लोगों को एग्जांपल्स याद हैं? यहां पर जैसे ए डबल बॉन्ड बी और यहां पर कोई एटम था जिसपे पॉजिटिव चार्ज था, तो अपने पास क्या बन सकता है? ये ए इस पे आ जाएगा पॉजिटिव और यहां पर ये बी डबल बॉन्ड सी। ये तब है जब वैकेंट ऑर्बिटल हो। दूसरा एग्जांपल बेटा हम लोगों ने इसका क्या सीखा था? हाँ जी, ये देखो, एक में इसमें ये भी तो पॉसिबिलिटी थी कि अगर ये वैकेंट ऑर्बिटल वाला है तब बेटा यहां से जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस पर अपने पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? देखो ये हमारे पास डबल बॉन्ड बी, यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। चलिए कंडीशन नंबर 2 क्या थी बोलो? पाई सिंगल लोन पेयर, ये कंडीशन थी और इसके भी हम लोगों ने 2 एग्जांपल पढ़े थे। बताओ क्या एग्जांपल थे वो? बोलो क्या था अपने पास? ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी और इस पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इज एक्टिंग एज अ लोन पेयर। तब उस स्टेट में इसका स्ट्रक्चर क्या बना रहे थे हम लोग? इस पर कौन सा चार्ज आ रहा था? नेगेटिव, और यहां पे बेटा हमारे पास ये न्यूट्रल स्टेट में। या इसमें हम लोगों ने एक और एग्जांपल देखा था कि भाई कोई हमारे पास 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और उसके पास लोन पेयर है, तो उस स्टेट में इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा यहां पर आएगा नेगेटिव और यहां पर हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ये हम लोगों ने देखा था एग्जांपल। कंडीशन नंबर 3 क्या थी बोलो? कंडीशन नंबर 3 दैट इज पाई सिंगल फ्री रेडिकल वाली स्टेट, पाई सिंगल फ्री रेडिकल। तो उसमें अपने पास क्या एग्जांपल था बोलो? इसका एग्जांपल हम लोगों ने क्या सेट कर रखा है दिमाग में? ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, इस पे फ्री रेडिकल, क्या स्ट्रक्चर बनेगा? ये बनेगा ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी और इस पे क्या आ जाएगा? फ्री रेडिकल। इस तरह से, ठीक है भाई? हाँ जी, कंडीशन नंबर 4 बोलो। कंडीशन नंबर 4 पी पाई सिंगल बॉन्ड पी पाई। हाँ जी, इस स्टेट में हम लोग क्या बोलते हैं? इसका एग्जांपल क्या है बेटा? हाँ जी,
इसके पास ए एटम के पास इसका पी भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है भाई, भरा होने का मतलब या तो इसके पास लोन पेयर अवेलेबल हो और सामने वाला जो एटम है बेटा हमारे पास वैकेंट होना चाहिए। ठीक है भाई, ये वैकेंट होना चाहिए। वैकेंट में हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज हो। तब क्या होता था बेटा, जब हमारे पास इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनता था, यहां पर आ जाता था पॉजिटिव, इनके बीच में क्या आ जाता था, डबल बॉन्ड। या इसका एक और एग्जांपल हो सकता था कि इसके पास लोन पेयर ना होकर नेगेटिव चार्जेस एक्टिंग एज अ लोन पेयर और सामने वाले के पास हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है भाई, तब इसका पी भरा हुआ है और इसका पी हमारे पास, इसका भी पी कैसा है, इसका पी खाली है। तब उस स्टेट में अपने पास क्या स्ट्रक्चर बनता था, तब इसका ये स्ट्रक्चर बनता था ए डबल बॉन्ड बी। ठीक है भाई, एक और स्टेट आती थी बेटा, यहां पर एक थर्ड एग्जांपल इसका, अगर ए एटम के पास में अपने पास नेगेटिव चार्ज है और सामने अपने पास कैसा बेटा, न्यूट्रल है बट वैकेंट ऑर्बिटल वाला है। अगर ये वैकेंट ऑर्बिटल वाला है तब अपने पास इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा वो बनेगा हमारे पास, इस पर आएगा नेगेटिव और इनके बीच में बन जाएगा बॉन्ड। और इसका लास्ट कंडीशन दैट इज इसके पास अपने पास लोन पेयर हो और सामने वाले के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल वाला मॉलिक्यूल हो, एटम हो सॉरी, तब उस केस में हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा ए डबल बॉन्ड बी, इस पर आएगा बेटा पॉजिटिव, इस पर आएगा नेगेटिव। ये कंडीशन है पी पाई की, समझे? अरे बोलो, ये वन व्यू बना दिया मैंने आपके लिए कि आप लोग बार बार पूरा रेजोनेट ना पढ़ें, आप एक बार में इन फोटोज को दिमाग में सेट करने की कोशिश करें और इसके बेसिस पे ही सारे क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा ऐसे आंसर निकालना है। समझ पा रहे हैं बात? हाँ जी, एक दो कंडीशन और बची है, दैट इज पी पाई और, हाँ जी, पी पाई डी पाई। कंडीशन नंबर 5, अगर अपने पास पी पाई सिंगल बॉन्ड डी पाई हो तब क्या बनेगा? हाँ जी, तब क्या स्ट्रक्चर बनेगा? जैसे अपने पास ए है, इसके पास या तो लोन पेयर हो और सामने वाले के पास बेटा डी ऑर्बिटल वैकेंट हो। डी वैकेंट हो, डी वैकेंट होने के लिए कंडीशन हमारे पास या तो बेटा हमारे पास सल्फर हो या बेटा हमारे पास फॉस्फोरस हो या क्लोरीन हो, ये इस तरह का एटम पड़ा हुआ हो। तब उस केस में इसका स्ट्रक्चर क्या बन सकता था? ये बन सकता था यहां पर आ जाए डबल बॉन्ड, इस पर आ जाए नेगेटिव, इस पर क्या आ जाए बेटा पॉजिटिव। या ऐसा हो सकता था कि इसके पास नेगेटिव हो और सामने वाले के पास वैकेंट डी हो, तब भी बेटा हमारे पास बन सकता था ये वैकेंट डी। ठीक है भाई, तब बेटा हमारे पास इसमें वैकेंट डी हो तब अपने पास ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर, जहां पर इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव, इधर आ जाएगा हमारे पास कुछ नहीं, न्यूट्रल। क्लियर? कंडीशन नंबर 6, कंडीशन नंबर 6 क्या है? पाई सिंगल पाई वाली स्टेट। उसमें क्या सीखा? उसमें सीखा कि अगर ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी है तब इसमें बेटा हमारे पास बन सकता है ए पर पॉजिटिव, बी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड डी नेगेटिव, या फिर बेटा हमारे पास इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है ए पर नेगेटिव, बी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड डी और इस पर पॉजिटिव। ठीक है भाई, ये डिपेंड्स करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा है, जैसे इसमें ए की ज्यादा है किससे, डी से, या इसमें बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डी की ज्यादा है किससे, ए से, और अगर हमारे पास सब कुछ सेम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी बना दो। तो दीज आर द कंडीशन जहां पर आप कॉन्जुगेशन कर सकते हो। समझ में आया? तो पहला ये जो सवाल बनता है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि भाई इसमें टोटल पॉसिबल कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है भाई, टोटल पॉसिबल कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है कि भाई इसके टोटल कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बन सकते हैं, टोटल कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ जी, यहां पर कुछ इस तरह से, यहां पर एक पॉजिटिव है और ये रहा, इसके टोटल पॉसिबल कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बन सकते हैं ये हमें सोचना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अरे बात क्लियर है? किस तरह से हम लोग सोचेंगे, ध्यान से देखो। हमें जिस ऑर्डर में पॉइंट्स पढ़ाए गए हैं, हमको पढ़ाया गया है कि भाई सबसे पहले ढूंढना है पाई सिंगल वैकेंट, नहीं मिलेगा तो क्या ढूंढेंगे, पाई सिंगल, नहीं मिलेगा तो पाई सिंगल, नहीं मिलेगा तो पी पाई, नहीं मिलेगा तो पी पाई डी पाई, एंड द लास्ट कंडीशन पाई सिंगल पाई। ये हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। बात क्लियर? देखो, जैसे इसके हम लोग और स्ट्रक्चर सोच सकते हैं कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। चलिए, ये कुछ स्ट्रक्चर अपन सोचने की कोशिश कर रहे हैं, कितने इनमें से बनेंगे। हो सकता है सारे बनने, हो सकता है एक आध कम ज्यादा रहे। देखिए देखिए, समझिए, यहां बॉन्ड है, यहां बॉन्ड है, इधर पॉजिटिव है बेटा। क्या इसका एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पॉजिटिव? अरे क्या यहां पाई सिंगल वैकेंट है?
अगर मैं इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, ध्यान से देखो, अगर इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो वो इधर जाएंगे, ये वाला बेटा इधर शिफ्ट करेगा और फाइनली अपने पास क्या होगा, इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। जो ऑलरेडी बॉन्ड थे, जो कि इधर था, एक बॉन्ड इधर था, एक बॉन्ड इधर था। फाइनली बताइए बेटा, क्या अब इसमें अगेन मुझे दिखाई दे रहा है पाई सिंगल वैकेंट, तो क्या पाई सिंगल वैकेंट के हिसाब से अगर मैं इस एटम से इलेक्ट्रॉन इधर और इस एटम को इलेक्ट्रॉन दूंगा तो बेटा इनके बीच में क्या आ जाएगा, बॉन्ड, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और जो ऑलरेडी बॉन्ड थे, एक बॉन्ड ये था, एक बॉन्ड ये था, क्या फर्दर मुझे दिखाई दे रहा है इसमें एक और पॉसिबिलिटी है, दैट इज पाई सिंगल वैकेंट। तो क्या मैं इस एटम से इलेक्ट्रॉन इस एटम को दूं और इस एटम से इलेक्ट्रॉन इसको दूं तो क्या बेटा इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा और यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहां पर जो ऑलरेडी बॉन्ड अवेलेबल है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। क्लियर है? फर्दर आगे बताओ, क्या इसमें अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करूं इधर और यहां से इधर शिफ्ट करूं तो क्या इधर पे बॉन्ड आ जाएगा, अरे बोलो क्लास, सॉरी इधर नहीं, इधर बॉन्ड आ जाएगा, इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, इधर पर बॉन्ड है, इधर बॉन्ड है और यहां पर बॉन्ड है। क्लियर है ये? देखो और समझो, क्या ये अभी भी कह रहा है कि पाई सिंगल वैकेंट पॉसिबल है, मतलब इस एटम से भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करे और यहां से यहां शिफ्ट कर दे तो क्या बॉन्ड अब इधर शिफ्ट हो गया, देखो ये बॉन्ड इधर आ गया इन दोनों के बीच में, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ये रहा इधर, ये रहा इधर और एक बॉन्ड इधर था। क्या फर्दर पॉसिबल है इसमें, अरे बोलो क्लास, क्या इसमें अभी और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? देखो और अच्छे से समझ लो, देखो इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, इधर लेके आते हैं, चलिए समझिएगा कितने स्ट्रक्चर बन पा रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, देखिएगा ये रहा कुछ इस तरह से। देखो बेटा यहां पर ये और इस तरह बेटा हमारे पास एक पॉजिटिव इधर आ सकता है, इधर बॉन्ड बन सकता है। अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करूं, यहां से शिफ्ट करूं, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा अपने पास, बॉन्ड, यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। समझे? क्या ये दोनों सिमिलर है? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें बॉन्ड कहां है, इन दोनों एटम्स के बीच में, यहां सिंगल है। अरे समझे? अगर आप इसको रिपीट करोगे तो वापस जाने लगोगे जहां से आए हो। अरे बोलो भाई, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द गिवन वन आर कितने हो गए, 7। तो इसका आंसर कितना हो गया? इस तरह से हमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर सोचना है। अरे समझे? हमें देखना है कि वहां पर कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, पाई सिंगल वैकेंट है, पाई सिंगल लोन पेयर है, पाई सिंगल फ्री रेडिकल है, उसके बेसिस पे हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना है, फिर फाइनल आंसर देना है। देखिए आप क्लास 11th में हैं और मैं इसका एक और मेथड आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेथड से आप नहीं चलना, ये वाला मेथड तो क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा मेथड है क्योंकि आप हर एक स्ट्रक्चर बना के देख रहे हो, समझ रहे हो? अगर इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझना, ये जो क्वेश्चन गिवन था, मैं बस केवल कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप इसी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली आंसर सोचने की कोशिश करते, जिसमें बॉन्ड्स कहां कहां दिए थे, ये थे बॉन्ड्स। चलिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था बेटा और यहां पे बेटा डबल बॉन्ड था, इधर पॉजिटिव था, ठीक है भाई, और मुझे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर सोचना था कि टोटल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो फिर मैं क्या करता, देखो मैं कहता भाई पॉजिटिव ये तो है ऑलरेडी, एक स्ट्रक्चर तो हो चुका है, क्या इसमें एक पॉसिबिलिटी ये थी कि ये जो पॉजिटिव है, क्या ये पॉजिटिव इधर बन सकता था? अरे बोलो। और जैसे ये मुझे दिखाई दिया, ये वाला बॉन्ड गायब, क्या ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो गया होगा, ये दूसरा स्ट्रक्चर आ गया। अब देखो समझो, क्या मैं यहां पर फर्दर इस बॉन्ड को हटा करके इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दूं तो पॉजिटिव इधर आएगा? अरे बोलो, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बाय पेंसिल और इरेजर हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉन्ड हटा रहे हैं, वहीं के वहीं बॉन्ड बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहां का, देखो पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, चौथा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसको हटाए, हाँ जी, बॉन्ड कहां आ जाएगा, इधर, और इधर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। चलिए बेटा नेक्स्ट, अगर मैं इसको भी हटा दूं तो एक बॉन्ड इधर आएगा, इधर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए ये फर्दर बेटा हमारे पास आगे बढ़ रहा है। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला बॉन्ड हटा दिया जाए, अगर इस बॉन्ड को हटाएंगे तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा एक और इधर क्या आ जाएगा, बॉन्ड, हाँ जी, और इसको फिर से अगर इस बॉन्ड को भी हटा दिया जाए और पॉजिटिव इधर ले आए तो इधर पे आ जाएगा बॉन्ड। अरे बोलो, और अब मैं टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस काउंट करूं, कितने बने, कितने बन गए, 2 2 4 और 3 7, मतलब इसका आंसर था 7।
आई बात समझ में? बट ये आपको बाय प्रैक्टिस आएगा। ये थोड़ी सी टिपिकल चीज है, उसी मॉलिक्यूल के अंदर सारे पॉजिटिव चार्ज को घुमाते फिरना। समझ आ रही बात? क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये कंडीशंस तो फिक्स हो गई, ये सारी कंडीशंस तो आपके दिमाग में सेट हो गई। आइदर पाई सिंगल वैकेंट होगा, पाई सिंगल लोन पेयर होगा, पाई सिंगल फ्री रेडिकल होगा, पी पाई होगा, पी पाई डी पाई होगा, पाई सिंगल। ये कंडीशन हमारे दिमाग में सेट हो गई। अरे बोलो, आप लोगों को सीपीपी नंबर 4, 5, इवन 6, जिस पे सारे क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? सारे के सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं इसी पर, ऑर्बिटल डायग्राम और ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे। सीपीपी नंबर अगर आप 5 देखेंगे जो ब्लू वाले पेन से लिखी हुई है, उसमें आप सारे क्वेश्चंस देखना, उसमें सारे क्वेश्चंस यही है, ड्रॉ द पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और उसमें बिल्कुल 0 लेवल से क्वेश्चन बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। समझे? अरे वो लक्ष्य के ऐप पर है ना सीपीपी जीओसी की, वो सारी सीपीपी आप वहीं पर देख सकते हैं। सीपीपी नंबर 5 जो है उसमें सारे क्वेश्चन आप लोगों को ड्रॉ द पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के मिलेंगे, सारे के सारे। सीपीपी नंबर 4 जो रेड कलर के पेन से लिखी है वो मैं वहां से डिलीट करा दे रहा। सीपीपी 4 वो पुरानी वाली है, ब्लू वाले पेन की आपको यूज करना है जिसमें ऑर्बिटल डायग्राम के क्वेश्चन बने हैं। सीपीपी 4, 5, 6 ये अब इस लेक्चर के बाद आपकी सीपीपी 4, 5, 6 हो सकती है, ठीक है। बट जो सीपीपी नंबर 5 में कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि भाई टोटल नंबर ऑफ बेंजीनोइड स्ट्रक्चर्स बनाना। ये थोड़ा सा अभी इसको बस इनिशिएट कर रहे हैं। देखिए बात समझिए, टोटल नंबर ऑफ बेंजीनोइड स्ट्रक्चर्स, ये आप लोगों को नया क्वेश्चन मिलेगा कि भाई बेंजीनोइड स्ट्रक्चर्स क्या है। देखिए समझो बेटा, जो बेंजीन होती है, बेंजीन, एक बेंजीन तो ये रहा एक स्ट्रक्चर, और दूसरा स्ट्रक्चर बेटा इसका ये होता है। क्या दोनों स्ट्रक्चर आपस में सेम चीज है? अगर सेम होते तो फिर बनाने की जरूरत पड़ती नहीं। अरे बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमारे पास किसी मॉलिक्यूल के कॉन्जुगेटिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने पड़े हैं, इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, तो उसका मतलब यह है कि उसका एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी नहीं बता पा रहा था। हमने अगर बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं तो इसका साफ साफ मतलब यह है कि कुछ प्रॉपर्टीज बेंजीन का ये स्ट्रक्चर बता रहा होगा, कुछ ये बता रहा होगा। समझ आ रही बात? मतलब जिस मॉलिक्यूल के जितने भी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं वो इसी पर्पस से बनाए जाते हैं कि उस मॉलिक्यूल की अदर प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो पाए जो उस स्ट्रक्चर से नहीं हो पा रही थी। इस बेंजीन रिंग के हमने अगर 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं तो ये दोनों आपस में अलग अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग प्रॉपर्टी बता पा रहा होगा, ये अलग प्रॉपर्टी बता पा रहा होगा, इसीलिए तो बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर बनाने की नीड पड़ी है। नहीं तो हम लोग क्यों 2 स्ट्रक्चर बनाते? मतलब जो हमारे दिमाग में ये बात चलती थी कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम बात है, नहीं, ये दोनों इमेजिनरी स्ट्रक्चर है किसके? बेंजीन के। ये दोनों के दोनों हेल्प कर रहे हैं बेंजीन की प्रॉपर्टीज बताने में, और ये बेंजीन के कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, आपस में कॉन्जुगेटिंग नहीं है। ये किसके हमारे पास कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है? बेंजीन। बेंजीन मतलब C6H6 के। अरे बात समझ रहे हो? तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में कैसे? आपस में नहीं, ये किसके कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है? और ये दोनों अलग अलग हैं। मतलब अगर मैंने इसका नाम दे दिया P और इसका नाम दे दिया Q तो दोनों हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर है। अरे बात समझ में आ रही है? अब आप एक बात बताओ, देखो ये बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन इनिशिएट करते हैं। एक कार्बन था और उस कार्बन से मैंने यहां पर एक बेंजीन रिंग चिपका दी। क्लास मुझको बताइए इसके टोटल नंबर ऑफ बेंजीनोइड, मतलब बेंजीन से कितने स्ट्रक्चर सोचे जा सकते हैं? तो आपका आंसर होगा या तो ये P फॉर्म में होगा या फिर ये। तो हमारे पास कितने आंसर बनेंगे? समझ में आई बात? अच्छा, इसी को थोड़ा सा लेवल अप करते हैं इसी क्वेश्चन में। भाई अब मैंने यहां पर 2 बेंजीन रिंग लगा दी, एक बेंजीन रिंग इस तरफ है और एक बेंजीन रिंग इस तरफ है। टोटल नंबर ऑफ बेंजीनोइड स्ट्रक्चर्स कितने बन सकते हैं? 4। समझ गया ना क्यों? या तो ये P फॉर्म में होगा तो ये P फॉर्म में होगा, अगर ये P में है तो ये किस स्टेट में चला जाए, और अगर Q में है तो ये किस में आ जाए, और अगर ये Q में है तो ये, तो इसके आंसर सीधे सीधे कितने हो गए?
और 4 को भी हम लोग ये कह सकते थे कि 2 की पावर 2। अरे बोलो, क्या यहां पर इस क्वेश्चन में देखती साथ आप आंसर बता सकते हो कि कितने इसके स्ट्रक्चर रहे होंगे बेंजीन वाले? बोलो, अगर 3 बेंजीन रिंग होती तो कितने आंसर बनते? समझ गए ना कैसे? अरे बोलो, क्या आप पूरे 8 कॉम्बिनेशन मुझे बता सकते हो कौन कौन से हो सकते हैं? 2 की पावर 3 मतलब कितने आंसर बन सकते हैं? 8। कैसे बन सकते थे? पहले वाला Q होता तो दूसरा वाला भी P होता और तीसरा वाला भी। और अगर इसमें मैं बदल दूं, इसको क्या कर दूं, इसको बेटा Q कर दूं, इसको P रहने दूं, या ये क्या बन जाए? क्लियर है? और इसी 4 में अगर मैं इसी 4 के बिल्कुल फोटोकॉपी कर दूं, ध्यान से समझो, बस मैं इधर से क्या हटा दूं? P, और सब जगह क्या लिख दूं? तो बन गए ना 8। अरे बोलो, नहीं आई बात समझ में? अरे भाई, इसकी एक फोटो आपने P ली, इसकी फोटो P, इसकी P समझ गए ना क्या है? ये रहा वो P और ये रहा वो, ये दोनों आपस में डिफरेंट है। तो यहां से हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर सोचा कि P के साथ P या PQ इस तरह से बन सकता है, या अगर ये P की जगह ये Q फॉर्म में होता तो बाकी इस तरीके से बदलते। नहीं समझे? अरे अगर अपने पास, ये लास्ट है, अगर अपने पास बेंजीन रिंग के साथ 4, मतलब एक कार्बन के साथ 4 बेंजीन रिंग होती तो आप आंसर कितने बोलते? अरे बोलो भाई, क्या आप ये 16 कॉम्बिनेशन बता सकते हो? अरे बोलो भाई, ये इसमें आप सीधे सीधे आंसर बोलोगे। यहां आंसर बनेगा 2 की पावर 4 के कॉम्बिनेशन के हिसाब से कितना बेटा? 16 स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। आई बात समझ में? मतलब दिमाग में ये बात सेट कर लो, बेंजीन रिंग अगर है तो एक P फॉर्म, मतलब हम लोगों ने नाम दे दिया P और Q, आप ABCD जो भी आपको मन करे आप वो 2 लेटर्स दे सकते हो। यहां पर हमने एक को मान लिया P और एक को क्या मान लिया बेटा? दोनों आपस में डिफरेंट है, तो हमने सोचा यहां पर एक पॉसिबिलिटी, इसका एक आंसर हो सकता था CH3 के साथ इसका P फॉर्म हो, CH3 के साथ Q फॉर्म हो, इसके 2 आंसर हो गए। यहां पर कितने आंसर हो गए? 4। यहां कितने हो गए बेटा? 8, और इसमें कितने हो गए? 16। समझ गए? तो कल की क्लास में हम लोग इन्हीं स्ट्रक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे और कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।